हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी का हमने टॉपर बैच स्टार्ट किया था, तो ये उसका डे 5 है। आज 5वां हमारा दिन है हिंदी के टॉपर वीडियो का। अभी तक 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें हमने सभी आपके 200 इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। महत्वपूर्ण जितने गद्यांश थे पूरी किताब का करा दिए हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश करा दिए हैं, महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हमने करा दिया है, जीवन परिचय। ठीक है, तो ये 4 दिनों में 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पढ़ाई कर लीजिएगा। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीधी तरीके से हम एक एक करके ही तैयारी हम करा रहे हैं। आज 5वां दिन है। आज हम अपना जितने महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसको हम जानेंगे। ऐसे तो हमारी किताब में बहुत सारी कहानियां हैं, बट मात्र 3 इंपॉर्टेंट कहानियां तैयार कर लीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोई भी कहानी की तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 3 तैयार कर लीजिए, सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कहानियां क्लास 12 हिंदी के लिए बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारा कहानी आता है पंचलाइट। अब पंचलाइट की कहानी आपको तैयार करना है। जाहिर सी बात है कि पंचलाइट कहानी है, इसको कम से कम 80 शब्दों में लिखने को कहता है, परंतु आपको क्या करना है, मतलब 80 शब्दों में कहा तो एकदम 80 शब्दों में नहीं लिखेंगे, आपको कम से कम 100 से 120 वर्ड में आपको लिख देना है। ठीक है ना, 100 से 120 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे हम लगभग 150 वर्ड में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो 120, इससे थोड़ा कम भी लिख सकते हैं या इतना लिख देंगे, काम कर चल जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए। तो थोड़ा अगर कहेंगे तो मैं पढ़कर सीधा सुना दे रहा हूं, इसमें कुछ समझाने वाला तो नहीं है। कि आप कहेंगे तो एक बार हम यहाँ पे कहानी आपको थोड़ा मुंह ऐसे हम बता दे रहे हैं जिससे कि आपको जब पढ़े तो समझ में आए। पंचलाइट क्या है, एक बिहार की एक पिछड़े गांव की कहानी है, जिसमें क्या होता है, महतो टोली नाम के जो युवा रहते हैं, जो वहां के हम कह सकते हैं महतो टोली के जो पंचायत के मुखिया रहते हैं, वो रामनवमी का एक मेला लगा हुआ होता है, तो वहां पे वो जाते हैं, वहां से वो पेट्रोमैक्स खरीद के लेकर आते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। जिस तरीके से आज से 10 साल 15 साल पहले अगर चले जाए तो हम लोग रात को शाम को क्या करते थे, लालटेन हम कहते हैं, लालटेन लेकर हम लोग पढ़ाई करते थे। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, उसी को ये पंचलाइट कह रहे हैं। तो पंचलाइट को लेकर आते हैं। अब दिक्कत आता है कि गांव में पहली बार पंचलाइट आया हुआ था, सभी जितने भी लड़के थे लड़कियां थी सब इकट्ठा होकर देख रही हैं, सभी गांव में उत्साह का माहौल है। परंतु जैसे जैसे शाम होने वाली होती है तो अब दिक्कत ये आता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, किसी को जलाना नहीं आता था। तो उस समय पर क्या होता है आगे, ये आपको कहानी में पता चलेगा। चलिए हम पढ़कर सुनाते हैं। तो महत्व पंचलाइट की कहानी है। यहाँ पे हमने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाँ जी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है। किसकी जी, किसकी, पंचलाइट जो है वो रेणु जी की अचलित कहानी है। ठीक है ना, मतलब रेणु जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव महतो टोले के जीवन का चरित्र चित्रण है। टोले के लोग सीधे साधे और अधिकतर अशिक्षित थे। जो टोला था, या एक हम कह सकते हैं टोला का मतलब एक छोटा सा गांव, या गांव के अंतर, गांव को भी बहुत सारे टोलों में बांटा गया होता है। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं जी। तो टोले में सभी सीधे साधे लोग और अधिकतर अशिक्षित लोग, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, ऐसे लोग रहते थे। अब देखिए, रामनवमी के मेले में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, खरीदा। मतलब पेट्रोमैक्स खरीदे रामनवमी के मेले में। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा ये उन्हें, मतलब यह उनके लिए गर्व और सम्मान की चीज बन गई। पंचलाइट जो है उनके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की वस्तु वो समझते थे। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि टोले में कोई भी उसे जलाना नहीं जानता था। ठीक है, देखने के लिए सभी बच्चे, औरतें और बूढ़े उत्सुक थे। ठीक है, परंतु ज्ञान के अभाव में सब उलझन में पड़े थे। ज्ञान का अभाव मतलब किसी को जलाना ही नहीं आता था, तो इसीलिए सभी वो परेशान थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिखा गया है कि इस टोले में एक युवा है जिसका नाम क्या है, गोधन है। ठीक है, जो वह मुनरी गांव की एक लड़की से प्रेम करता है। मतलब उस लड़की का नाम क्या है, मुनरी।
गांव की एक लड़की है, उसी से गोधन प्रेम करता है, ठीक है, लव करता है जी। तो क्या होता है कि मुनरी जो है, मुनरी की माँ गोधन को, मुनरी की जो माँ है वो गोधन को क्या करती है, तुच्छ समझती है। तुच्छ मतलब उसको नकारा समझती है जी, ठीक है। इसीलिए उसे अपने घर के सामने तक आने से रोकती है, उसे अपने घर से आने तक से भी रोकती है उसको, कि ये हमारे घर से घर की ओर से आए जाए नहीं, ठीक है, गोधन को, ठीक है। क्योंकि गोधन क्या करता था, वो जब गोधन जो है ना, जो गोधन है वो मुनरी से प्रेम करता था, तो मुनरी के घर से जब वो गुजरता था ना तो सलीमा का गाना गाता था, ठीक है। तो इससे वो मुनरी की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, इसलिए उसको घर से आने ही नहीं देती थी, घर के साइड से आने जाने नहीं देती थी, ठीक है। फिर भी जब पंचलाई जलाने की समस्या आई तो अंततः गोधन को बुलाया गया। इसका मतलब समझे, घर के सामने से आने जाने नहीं देती थी तो वो शिकायत कर देती हैं। अब उतना हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 80 शब्दों में ही कहा गया है, पर हम 150, 200, 150, 120 शब्दों में हम यहाँ पे कहानी सब बता रहे हैं। तो होता क्या है कि मुनरी की जो माँ है वो परेशान होती है इससे, तो वो शिकायत कर देती हैं, तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है गोधन को। अब क्या आता है कि फिर भी पंचलाई जलाने की समस्या आती है। फिर जो पंचलाई जलाने की समस्या आती है तो सभी जानते थे कि गोधन ही एक गांव का एक लड़का था जो पंचलाई जलाना जानता था, अब उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। तो फिर अंत में कोई मार्ग नहीं दिखता, तो अंततः क्या होता है, जो वहां के मुखिया है वो क्या करते हैं, गोधन को बुलाया जाता है, बुलाते हैं, ठीक है ना। गोधन न केवल पंचलाई जलाता है बल्कि सबको खुश कर देता है। गोधन पंच लाइट भी जलाता है, सबको खुश भी कर देता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तब क्या होता है, मुनरी की माँ भी उसकी कला से प्रभावित होकर गोधन को अपने घर के भोजन पर बुलाती हैं। समझ रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। ये लाइन जो है ना ये बहुत कुछ सिखा रही है। कामयाब नहीं हुए ना दोस्त, कोई नहीं पूछने वाला, ये रियलिटी है यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि गोधन की माँ ही शिकायत कर रही हैं, और जैसे वो जान गए कि भैया ये गोधन में कुछ तो बात है, तो वो क्या कर रही हैं, मुनरी की जो माँ है उसको कला मतलब उसकी कला से प्रभावित होकर गोधन को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पहले तो उसके घर से, अपने घर के सामने से आने जाने नहीं देती थी, अब भोजन के लिए आमंत्रित कर रही हैं। वाह क्या दुनिया है भाई। तो यही बात है, ये लाइन बहुत कुछ सिखा रहा है आप सभी को। पूरे टोले खुशी, पूरी टोली क्या होती है, खुशी से झूम उठता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं और पंचलाइट की रोशनी में उत्सव जैसे माहौल बन जाता है, ठीक है ना। अब ये हमें कहानी लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे कहानी का संदेश क्या है ये हमें बताना है। एक छोटे लाइन में यहाँ पे एक हेडिंग डाल के लिखेंगे ना, तो उससे टीचर को यह अभाव होगा कि आपने कहानी को अच्छे तरीके से समझा है और इसका संदेश क्या है ये आप बता रहे हैं। तो इसलिए आपको लिखना भी कैसे है ये भी आपको जानना चाहिए। यही तो कुछ यूनिक चीज़ें आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाता है, ठीक है ना। अगला आता है, कहानी हमें यह सिखाती है कि गांव के सरल और अनपढ़ लोग भी क्या होते हैं, सामूहिक रूप से खुशियां मनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि असली सम्मान उसी को मिलता है जो समाज के काम आता है। समझ रहे हैं ना, असली सम्मान उसी को मिलता है जो समाज का काम आता है। जो समाज के काम लायक नहीं है उसको समाज ठुकरा देगा, और सम्मान देने वाला वास्तव में क्या है, समाज ही है। ये सभी चीज़ें हैं जी। और एक युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगा ये भी लाइन आप याद रखिएगा कि मुनरी की माँ जो नहीं बुलाती थी खाने पर, वो बुला रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इसमें कुछ अलग बात है। तो ये लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि बाबू पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़िए, मन लगाकर दबा के पढ़िए दोस्त, ठीक है ना। मतलब पूरी तरीके से जान लगा दीजिए। आप पास होकर, अच्छे नंबर से पास होकर दिखाइए, जिससे आपके गांव में, मोहल्ले में आपका नाम हो सके, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कहानी था, स्क्रीनशॉट आपने लिख लिए होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कहानी आता है लाठी की कहानी।
अब लाठी क्या है, लाठी भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये हालांकि 2025 के जो एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 में, ठीक है, इससे मतलब पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए थे बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें हमने आपको ये लाठी की कहानी नहीं बताया था। ये मैं गलती अपना एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार से लाठी कहानी पूछी ही नहीं जा रही थी और इसको हमने नहीं कराया। और ऐसे नहीं कि हमने ही, बहुत सारे टीचर जिनसे मेरा संपर्क है उन्होंने भी लाठी कहानी को वास्तव में नहीं कराए थे। तो क्या हुआ कि ये लाठी ही कहानी पूछ दिया गया था। बहुत ही दुख लगा हमें और कुछ स्टूडेंटों का भी मैसेज आया कि सर हमने नहीं तैयार किया था, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आज फिलहाल मैं लाठी पहले करा दे रहा हूँ। लाठी एक महत्वपूर्ण कहानी है, इसको ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक सैनिक की कहानी है कि सैनिक एक युवा है, उसकी शादी हो जाती है, वो आर्मी में, ठीक है, मतलब इस तरीके से जॉब करते हैं। शादी होने के कुछ ही दिन बाद उसको फिर से अपने काम के लिए मतलब आर्मी बुला लेते हैं, तो वहाँ पे जाना होता है सरहद पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने घर वहाँ से सरहद पार कुछ सालों के बाद ऐसे कुछ आते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरी जो पत्नी जिसको मैं अच्छे तरीके से छोड़ कर गया होता हूँ, वो मतलब ताने की वजह से, बीमार की वजह से वो पूरी तरीके से बीमार हो गई है, अब बीमार हालत में है। फिर उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है, तो फिर वो उसको देखने जाते हैं। तो ये कहानी में आगे क्या होता है, ये सब आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा। चलिए हम पढ़कर सुनाते हैं। क्या होता है कहानी में, कप्तान जोशी और उनकी पत्नी बानो का जीवन चरित्र क्या है, चित्रित है। मतलब कप्तान जोशी हैं, ठीक है ना, और क्या है, उनकी पत्नी जो है बानो, उनकी जीवन क्या है, चरित्र है, यहाँ पे चित्रित है। अगला कह रहा है कप्तान। कप्तान मतलब वही जो आर्मी के कैप्टन है, ठीक है ना। तो कप्तान अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, ठीक है ना। बानो टीबी की क्या थी, टीबी की रोगी थी। मतलब बहुत ही पहले की ये बात था, अभी तो टीबी की बहुत सारी इलाजें हैं, बट उस समय पर इलाज नहीं था। तो बानो क्या था, टीबी की रोगी थी, ठीक है ना। और इसी कारण वह बहुत निराश और दुखी रहती थी, ठीक है ना। इसी कारण जो बानो थी वो बहुत ही निराश और क्या रहती थी, दुखी रहती थी। कप्तान दिन रात उसकी सेवा करता था और उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। ये हम यहाँ पे पूरी तरीके से निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है ना। कप्तान जब आया, देखा उस समय पर, तो क्या हुआ, तो वही बात बता रहे हैं कि वो आया तो अस्पताल में मिलने गया, तो उसको पूरी तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करता था, ठीक है ना। लेकिन विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को बाहर जाना पड़ा। विवाह को तीसरे दिन ही कप्तान को बाहर जाना पड़ा। इसी बीच बानो ने अपना ससुराल में बहुत ताने और कष्ट झेले। जब कप्तान आया तो उसको सब पता चला कि क्या हुआ। बानो सब बताइए कि क्या हुआ। जब हम आप चले गए थे, उसके बाद ससुराल में बहुत सारे उसको ताने और कष्ट झेलना पड़ा, ठीक है ना। नंदों के ताने, ननद समझते हैं ना, ननद मतलब होती है कप्तान की बहन, ठीक है ना। तो नंदों के ताने, घर के काम और व्यंग, ठीक है ना, आदि उनको झेलना पड़ा। फिर इन सब से व्यथित होकर उसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। वो बताती है कि आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है और नदी में कूद गई। मतलब इस प्रकार बहुत बार प्रयास भी किया है। फिर से वो क्या करती है, नदी में कूद जाती है, परंतु वो मतलब क्या होता है, परंतु बचा ली गई, ठीक है ना। 2 साल बाद जब कप्तान लौटा तो उसे बानो को बहुत कमजोर और टूटा हुआ पाया। डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दिया कि वह अपनी पत्नी को घर ले जाए, ठीक है ना। डॉक्टर ने कहा ये ठीक होने वाला नहीं है, आप इसको घर ले जाइए, ठीक है। अगले ही दिन बानो ने फिर से नदी में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्यों ऐसा वो आत्महत्या कर रही हैं? क्योंकि वो सोच रही है कि अब मेरे जीने का कोई मकसद है नहीं, जब तक जीऊंगी परेशान करूंगा अपने पति का, तो उससे अच्छा है मैं मर ही जाती हूँ। तो इसलिए वो ऐसा कर रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद कप्तान ने 1 वर्ष में ही दूसरी शादी कर ली। जैसे मतलब क्या होता है वास्तव में, यहाँ पे कुछ छांट कर आपको सब लिखा गया है। वास्तव में क्या होता है, जब वो नदी में कूद जाती हैं और वो मतलब कूद जाती हैं, फिर कप्तान बहुत ढूंढता है, देखता है, तो उनको नहीं मिलती वो, तो उनको लगता है सभी कि ये मर गई हैं, परंतु वो किसी प्रकार बच जाती हैं। फिर कुछ ही दिन बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बाद कप्तान ने 1 वर्षों में ही दूसरी शादी कर ली।
ठीक है ना। तो कप्तान दूसरी शादी फिर कर लेते हैं भैया। इस कहानी के अंत में हम कुछ बातें बताएंगे आपको। उसकी दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे और एक क्या हो जाती है, एक बेटी हुई। समय बीतने पर कप्तान क्या होता है, मैनेजर बन गया। और 15-16 साल बाद जब कप्तान प्रभा के साथ प्रभा उसकी दूसरी पत्नी नैनीताल घूमने गए तो अचानक उसकी मुलाकात बानो से हुई। तब अचानक उसकी मुलाकात क्या होती है, बानो से होती है, जो उसकी पहली पत्नी थी कप्तान की। ठीक है ना। अब वह बहुत बहुत बूढ़ी, कमजोर और क्या हो गई थी, यहाँ पे स्मृति भय, मतलब हम कह सकते हैं याददाश्त उसकी खो गई थी, याददाश्त की शिकार हो चुकी थी। मतलब बहुत ही बूढ़ी, कमजोर और उसकी याददाश्त भी खो गया था। इस तरीके से बानो हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे और भी क्या है, कप्तान समझ गया कि उसकी पहली पत्नी बानो उसके लिए अब लाठी जैसी है। ठीक है ना। कप्तान समझ गया कि उसकी पहली पत्नी जो है बानो उसके लिए एक लाठी जैसी है जिससे सहारा लिया जाता है, पर वह जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट चुकी है। यद्यपि कप्तान का बानो के प्रति प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह खुद मान चुका था कि उसका जीवन बहुत आगे निकल गया है। ठीक है। बानो उसके लिए अतीत की स्मृति मात्र बन चुकी है। ठीक है ना। तो यही यहाँ तक आपको लिख देना है। हालांकि हमने ज़्यादा ही, कहानी इतना बड़ा था तो इसको थोड़ा अधिक वर्डों में लिखना पड़ा। निष्कर्ष क्या निकलता है, कहानी हमें यह संदेश देती है, संदेश ही इंपॉर्टेंट है। कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की परिस्थितियाँ, ठीक है, रोग और समय कैसे मनुष्य के संबंधों और प्रेम को बदल देती है। देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, रोग है, समय है, ये मनुष्यों के संबंध और प्रेम को कैसे बदल देती हैं। लाठी यह सहारे और जीवन को मजबूरी की प्रतीक है। मतलब समझिएगा, ये कहानी में हमें ये सिखाया जाता है, इस कहानी में हमें बहुत कुछ सिखाया गया। सबसे पहली बात कि कप्तान जो जोशी है वो बानो से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है। बानो के साथ बहुत अन्याय होता है। कप्तान आते हैं, देखते हैं कि बानो के जो हमारी पहली पत्नी है उसको बहुत दुख दिया गया है। ठीक है। उनका वो पूरा सत्कार करते हैं, परंतु वो मरने की कोशिश करती है, अंततः वो मर जाती है। उसकी 1 साल बाद ही वो शादी कर लेते हैं। समझिएगा, कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रेम करे, कुछ भी करे, वो देखिए वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का ज़माना है, न्यूज़ अभी मोबाइल पे ही सब मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लड़कियां हैं या लड़के हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं प्यार के मामले में, ऐसी चीज़ों में। मैं दिल से कहूँगा कि ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जो हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ, नहीं कहते हैं अपना वाला हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जब अपना वाला नहीं होता है ना तो उनका होता है, जो उनके हिसाब से हो रहा है। उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनकी मतलब फैसलों पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। भगवान की जो भी है उनकी फैसलों पर कोई भी संदेह करना ही नहीं है। उनका वाला हो रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो भविष्य देख रहे हैं, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये मानकर जीवन को जीना चाहिए। कभी भी निगेटिव वाले कोई भी डिसीजन तो लेना ही नहीं चाहिए, ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर वो मर भी गया ना, आगे वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो भैया अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, साल भर 6 महीने रोएगा फिर आगे बढ़ेगा। यही वास्तव में बात है। और जो मरने वाला है वो तो मर गया। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है तो समझ जाइएगा, डीप बात है। भले ही आप आज इसकी ज़रूरत ना है, आगे नहीं मैं चाहता कि कभी आपको ज़रूरत पड़े, पर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये लाइन हमारी याद रहेगी बाबू, कि कभी भी निगेटिव डिसीजन कभी भी नहीं लेना है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप इसका पहले ले लीजिए। ठीक है, ले लिए ना। नेक्स्ट इसको भी ले लीजिए। हाँ जी। चलिए आगे हम तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट कहानी देख लेते हैं, बहादुर। बहादुर कहानी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बहादुर क्या है, इस कहानी को थोड़ा सा हम पहले बताते रहे हैं। बहादुर एक नेपाली बच्चे की कहानी है। ठीक है ना। जो ये लेखक एक अमरकांत जी नामक, अमरकांत जी इस कहानी के लेखक हैं।
अमरकांत जी जो कहानी के लेखक है वो बहादुर को देखते हैं रोड पर, तो वो उसको अपने घर पर नौकर रख लेते हैं, नौकर बनाकर लिख लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने घर से भागकर आया हुआ है, नेपाली बच्चा है, इसको घर के छोटे मोटे काम करेगा। तो शुरुआती में क्या होता है, अमरकांत जी जो इस कहानी के लेखक हैं वो उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा, सब उनसे मतलब बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं। पर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसके गाली गलौज, मारना पीटना सब करते हैं। अंततः क्या होता है, एक समय पर आते हैं कि कुछ मेहमान उसके घर पर आते हैं, अब उनके पैसे गुम हो जाते हैं, तो सभी इल्जाम जो है वो बहादुर पर लगा दिया जाता है कि यही चोरी किया हुआ है। उसके आगे बहादुर क्या करता है, क्या होता है, ये कहानी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अमरकांत जी की कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार और उसके नौकर के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार को प्रकट करती है। ठीक है, लेखक की पत्नी निर्मला अपने संबंध रिश्तेदारों की तरह घर में नौकर रखना चाहती है। मतलब जो निर्मला है ना, अमरकांत जी की पत्नी, वो भी चाहती है कि जैसे हमारे सभी परिवार, सभी रिश्तेदारों एक एक नौकर रखे हुए हैं, तो हमारे घर में भी एक नौकर हो जाए। इसी कारण नेपाल का 12-13 वर्ष का एक लड़का बहादुर, नेपाल का 12-13 वर्ष का एक लड़का बहादुर उसके घर में काम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, अभी हमने कहानी में बताया, इसको छांट कर बताया गया है। इस कहानी में हमें क्या बताया गया कि 12-13 वर्ष का एक लड़का था बहादुर जो रोड पर था, तो अमरकांत जी ने देखा, उससे क्वेश्चन पूछे, फिर वो कहा कि नहीं भैया हमें, वो कह रहे थे कुछ खा लो, तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हमें काम दे दीजिए तभी हम खाएंगे। तो इसीलिए उसको काम पर रख लिया जाता है। वो 12-13 वर्ष का लड़का होता है, उसे अपने घर में काम के लिए रख लेते हैं। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में क्या होता है, परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है ना, परंतु धीरे धीरे स्थिति बदलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, स्थिति बदलने लगती है। बहादुर घर के सभी कार्य करता है, ठीक है ना, फिर भी उसे गाली दी जाती है, ठीक है ना, और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाया जाता है, अपमानित भी किया जाता है। अंततः अपमान और तिरस्कार से आहत होकर बहादुर घर छोड़ देता है, ठीक है ना। अंततः क्या होता है, अपमान और तिरस्कार से आहत होकर बहादुर क्या होता है, घर को अपना छोड़ देता है। और क्या होता है, उसके चले जाने पर परिवार में सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। मतलब जब इसको मारा पीटा जाता है ना पैसे गुम होने पर, तो ये क्या होता है, ये घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वे उसके श्रम के आदी हो चुके थे। जब वो छोड़कर घर से चला जाता है तो सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को श्रम मतलब आराम के आदी हो गए थे। सभी को आराम चाहिए, जो चाहिए बहादुर से कह दो। अब बहादुर तो घर पे है नहीं, तो इसलिए वो सभी आदी हो चुके थे और अब उन्हें अपनी घरेलू कार्यों स्वयं करना पड़ता है। यह कहानी बताती है कि सुविधा और अहंकार में डूबे लोग नौकरों को इंसान न समझकर उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं। ये सही बात है जी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकर को तो भैया समझ जाते हैं कि भैया ये कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हेल्पर नहीं मानते कि भैया हमारी मदद करने के लिए रखा गया है, ये नहीं कि वास्तव में ये हमारा गुलाम ही है, ऐसा नहीं है। तो वो समझ लेते हैं भैया ऐसा कुछ लोग हैं। बहादुर जैसे छोटे बच्चे में भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना होती है जो उन्हें अपमान सहने नहीं देता, ठीक है ना। मुख्य शिक्षा यही है कि दूसरों के साथ मानवता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति कभी भी क्या होता है, बर्दाश्त नहीं करता। अपमानित व्यक्ति जो है ना वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, ये बातें याद रखना चाहिए। तो ये हमने सिंपल सा कहानी इसको लिख दिया है, इतना आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो अच्छी बात है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले की 4 दिनों की 4 वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।